हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर लखन सिंह राठौर प्रथम नीट मास्टर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन लगा रहे हैं। फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन में बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो स्टेटमेंट फर्स्ट बोलता है C3 प्लांट आर ट्वाइस एज एफिशिएंट एज C4 प्लांट इन टर्म ऑफ फिक्सिंग CO2। मतलब फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा हूं और ये फोटोसिंथेसिस बोल रहा है कि जो C3 प्लांट है उनकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी डबल होती है। किनकी? C3 प्लांट की डबल होती है। किससे? C4 प्लांट से। C4 प्लांट से ये क्वेश्चन बोल रहा है, जबकि इसका उल्टा होता है। C4 प्लांट की फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी डबल होती है। किससे? C3 प्लांट से। मतलब जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड क्या बोल रहा है? C4 प्लांट हैव मॉडिफाइड देयर फोटोसिंथेटिक सिस्टम। C4 प्लांट ने उनका फोटोसिंथेटिक सिस्टम को मॉडिफाई किया है एंड देयर लीफ एनाटॉमी टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन। बिल्कुल सही है। C4 प्लांट के अंदर लीफ एनाटॉमी मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेंज एनाटॉमी मिलती है। और C4 प्लांट के अंदर दो साइकिल होते हैं, C4 साइकिल होता है और कौन सा होता है? C3 साइकिल होता है। तो स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है, राइट है। इट मींस द आंसर इज सेकंड। सेकंड मतलब क्या? स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट है। नेक्स्ट इसके बाद हम देख रहे हैं, नेक्स्ट देख रहे हैं कुछ चार स्टेटमेंट दिए हैं, करेक्ट सर्च करना है इसमें। करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है? सर्च करना है। इसमें भी थोड़ा होता है, एक करेक्ट है, दो करेक्ट है, तीन करेक्ट है, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है ना। तो देख लेते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्या बोलता है? CO2 saturation in plant occurs at the 10% of full carbon dioxide। देखिए ये जो सेंटेंस लिखा एनसीईआरटी का सेंटेंस है, लेकिन उन्होंने एक टर्म चेंज कर दिया है, दो टर्म चेंज कर दी है। यहां पर CO2 लिख दिया है और तो CO2 नहीं, यहां क्या आना चाहिए था? लाइट आना चाहिए था। लाइट सेचुरेशन इन द प्लांट ऑकर्स एट द 10% ऑफ फुल सनलाइट। तो एनसीईआरटी का सेंटेंस पर थोड़ा सा चेंज कर दिया। मतलब पहले वाला सेंटेंस क्या हो गया है? रॉन्ग है। फर्स्ट सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों? CO2 की जगह क्या आना था? लाइट आना था। फिर नेक्स्ट बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, एट लो लाइट इंटेंसिटी देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन लाइट एंड CO2 फिक्सेशन रेट। CO2 फिक्सेशन रेट मतलब फोटोसिंथेसिस। हम यहां पर बात कर लेते हैं। यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां हम क्या ले रहे हैं? लाइट इंटेंसिटी। यहां पर क्या ले रहे हैं? इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी ले रहे हैं। और यहां पर क्या है? लाइट फोटोसिंथेसिस है। क्या है? फोटोसिंथेसिस की रेट है ना, फोटोसिंथेसिस की रेट है। देखिए जब लाइट की इंटेंसिटी कम होती है तो लाइट की इंटेंसिटी कम होने पर फोटोसिंथेसिस की रेट, है ना, फोटोसिंथेसिस की रेट लाइट इंटेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। लीनियर रिलेशनशिप आता है और यहां पर ये फिर ऐसा हो जाता है, यहां पर ये कांस्टेंट हो जाती है, एक पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो जाती है। मतलब यहां पर अगर बात करें सेंटेंस, जो सेकंड वाला सेंटेंस है ये करेक्ट है। लो लाइट इंटेंसिटी पर, लो लाइट इंटेंसिटी है, यहां पर लाइट इंटेंसिटी ले रहे हैं तो ये लो पर लीनियर रिलेशनशिप है ना। तो ये सेकंड वाला करेक्ट है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। इफ अ प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, कोई प्रोसेस है जो मोर देन वन फैक्टर से अफेक्ट होती है, देन इट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर अवेलेबल इन सब ऑप्टिमल, सुप्रा ऑप्टिमल। देखिए यहां पर एक पॉइंट उन्होंने बदल दिया, सुप्रा ऑप्टिमल। सुप्रा ऑप्टिमम से जो ऊपर है वो सुप्रा है ना। तो ऑप्टिमम से सुप्रा ऑप्टिमम नहीं, सब ऑप्टिमम आना था। यहां पर सुप्रा की जगह क्या लिखना था? सब ऑप्टिमम। मतलब जो ऑप्टिमम लेवल से कम होता है वो उसको अफेक्ट करता है ना। तो सेकंड वाला ये जो थर्ड है, थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? ड्यू टू सुप्रा ऑप्टिमम। सुप्रा ऑप्टिमम की जगह क्या आना था? सब ऑप्टिमम। लास्ट देखते हैं। एक्सेप्ट फॉर प्लांट इन द शेड और इन द डेंस फॉरेस्ट लाइट इज रियरली अ लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर। बिल्कुल सही है। नेचर में लाइट रियरली लिमिटिंग फैक्टर होता है। क्यों? क्योंकि जो फुल सनलाइट होता है, जैसे 12 बजे सबसे ज्यादा तेज धूप होती है, तो जो फुल सनलाइट है उसके 10% सनलाइट में ही सेचुरेशन आ जाता है। लेकिन जो प्लांट कहां पर रहते हैं? छांव में। कहां पर है? छांव में। या फिर जो ट्री की कैनोपी, जैसे आम का बड़ा पेड़ है, अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये आम का पेड़ है ना। पेड़ पेड़ जैसा दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है। इमेजिन करना पड़ेगा कि ये पेड़ है ना। ये जो आम का पेड़ है, इस आम के पेड़ के बॉटम में यहां पर कुछ पेड़ लगे हुए हैं। ये पेड़, तो इन पेड़ों के पास सनलाइट कम जाएगा।
कम सनलाइट जाएगा, तो इनके लिए छांव में लगी होती है, इनके लिए लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। वो डेंस फॉरेस्ट में जो बहुत गहरा जंगल है उसमें जो प्लांट नीचे है वहां पर भी सनलाइट कम जाता है, तो उनके लिए क्या हो सकता है, ये लिमिटिंग फैक्टर है। इट मींस क्या है, इसमें से 2 ऑप्शन करेक्ट है, बी एंड डी, और 2 ऑप्शन रॉन्ग है, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर। इनमें आपके एनसीईआरटी की लाइन जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर वो लाइन आपको क्लियर है, माइंड में है, तो आप टिक कर देंगे। चीजें क्लियर है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं विच वन अमॉन्ग फॉलोइंग इज नॉट ए लीफ पिगमेंट। कौन सा, देखिए कौन सा लीफ पिगमेंट नहीं है, मतलब पिगमेंट तो है पर ऐसा पिगमेंट जो लीफ में नहीं है। तो देखते हैं, क्लोरोफिल होता है सब में, कैरोटीन्स होते हैं सब में, ज़ैंथोफिल्स होता है, फाइकोबिलिन्स साइनोबैक्टीरिया के अंदर होता है। आ गया था समझ, साइनोबैक्टीरिया मिलेगा, और किसके अंदर मिलेगा, रेड एल्गी के अंदर मिलेगा, लीफ में नहीं मिलेगा, रेड एल्गी में लीफ होती नहीं है। चीजें क्लियर है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट ऑड वन, अलग निकालना है, एक अलग छाटना है। ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज एंजाइम प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में जो एटीपी सिंथेज एंजाइम है उसके उसमें क्या निकालना है, एक ऑड वन निकालना, अलग निकालना, है ना। तो CF1, देखिए अगर यदि हम बात करें जो एटीपी सिंथेज एंजाइम है उसमें 2 पार्ट होते हैं, F0 F1, है ना। क्या होता है F0 F1, अगर इसको CF0 या CF1 भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो CF1 हैज कैटालिटिक एक्टिविटीज। अब इसमें देखो, मैं यहां पर अगर यदि बात करूं किसकी, एटीपी सिंथेज एंजाइम की बात करें, तो ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेक्वाइड होता है, तो ये थैलेक्वाइड है, और थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में, किसमें बच्चों, थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में, तो यहां देख लेते हैं, थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में ये F0 है, कौन सा पार्टिकल है, F0 पार्टिकल है, और यहां से ये बाहर निकला हुआ कौन सा है, F1 पार्टिकल है, कौन सा है, F1 पार्टिकल। और जो F1 का है, ये जो F1 है, ये जो F1 है, इसी पे यहीं पर एटीपी सिंथेज होता है। क्या होता है, एटीपी सिंथेज होता है, किसके अंदर, F1 के अंदर। तो यहां से क्या होगा, यहां से ADP प्लस IP दोनों जुड़ते हैं और क्या बन जाता है, ATP बन जाता है। तो क्या बोलेगा, F1 हैड कैटालिटिक एक्टिविटी, यस F1 में क्या होती है, कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, F1 के अंदर कैटालिटिक एक्टिविटी है। CF0 मतलब इसकी बात कर रहा है, प्रोट्रूड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। देखिए प्रोट्रूड करना मतलब किसी भी चीज का बाहर निकलना, बाहर निकला हुआ होना, है ना। दीवार, जैसे हम बात करें दीवार में पंखा है, तो पंखा दीवार में लटका हो तो प्रोट्रूड है, वो बाहर निकला हुआ है, दीवार के अंदर धसा हुआ नहीं है, प्रोट्रूड है, निकला हुआ है। तो ऐसे हम यहाँ बात करें तो ये दीवार के अंदर एम्बेडेड है, धसा हुआ। प्रोट्रूड कौन है, बाहर निकला कौन है, F0 है, F1 तो इसके अंदर धसा हुआ है। तो ये वाला सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। विच वन इज रॉन्ग, सेकंड वन इज रॉन्ग। सेकंड सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग है, फर्स्ट वन इज राइट। फिर बात करते हैं थर्ड वाला, द प्रोटॉन ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द एटीपी सिंथेस। बिल्कुल सही है, क्यों राइट। यहां पर कैसे, यहां पर H+ आयन होते हैं, किसके अंदर H+ आयन होते हैं, ल्यूमेन के अंदर H+ आयन होते हैं। यहाँ H+ आयन ज्यादा रहता है ल्यूमेन में, यहाँ ज्यादा है, और यहाँ H+ आयन कम है स्ट्रोमा में। H+ आयन स्ट्रोमा में क्या होते हैं, कम होते हैं, और यहाँ ज्यादा होते हैं। तो जितना इस मेम्ब्रेन के क्रॉस प्रोटॉन का डिफरेंस होगा, मतलब हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा। लेकिन जब H+ आयन यहां से यहां आते हैं तो इनके कंसंट्रेशन में डिफरेंस कम हो जाता है, मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट का वैल्यू कम हो जाती है। वैल्यू कम होना इट मींस ब्रोकन डाउन, प्रोटॉन ग्रेडियंट का टूटना। तो ये थर्ड वन इज करेक्ट। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चों, करेक्ट बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, CF0 हैज प्रोटॉन चैनल फॉर प्रोटॉन मूवमेंट। CF0, जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ये जो CF0 है इसके अंदर प्रोटॉन चैनल होता है। क्या होता है, प्रोटॉन चैनल होता है CF0 के अंदर। क्या होता है, प्रोटॉन चैनल है ना, ये प्रोटॉन चैनल होता है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है, CF1, है ना। तो अब इसमें क्या निकालना है,
सेलेक्ट द ऑड वन। अब ऑड वन सेलेक्ट करना है तो अब देख लो, ऑड वन सेलेक्ट कर लो, क्या है, पहला करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, चौथा करेक्ट है, तो कौन सा है, सेकंड वाला इनकरेक्ट है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑड वन, मतलब इनकरेक्ट सर्च करना, घुमा दिया उनने, घुमा रहा है, क्या घुमा रहा है, वो ये नहीं बोल रहा सही या गलत, एक अलग निकालना है, तो एक अलग क्या है, जो कम है वही अलग होगा, क्या है, एक रॉन्ग है, जो रॉन्ग वाला है वही क्या है, अलग है। आ गया बच्चों समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। फिर हम नेक्स्ट इसके अंदर देख रहे हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सॉरी इसमें अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जब भी आए पहले इनकरेक्ट पर को अंडरलाइन करो या ब्रैकेट में करो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सर्च करना है ना। C4 साइकिल ऑकर्स ओनली इन सम मोनोकॉट प्लांट, मतलब ये बोल रहा है C4 केवल मोनोकॉट के अंदर, ऐसा नहीं है। C4 साइकिल ऑकर्स इन मोनोकॉट में भी होता है एंड डाइकॉट में भी होता है ना, मोनोकॉट डाइकॉट दोनों के अंदर होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट होते हैं, मोनोकॉट ज्यादा होते हैं। लेकिन ये बोल रहा है ओनली मोनोकॉट, ओनली सम मोनोकॉट, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर कैल्विन साइकिल इज द ओनली वे टू फिक्स CO2 इन द ऑर्गेनिक फॉर्म, ये बोलो ऑर्गेनिक फॉर्म में CO2 को फिक्स करने के लिए केवल कैल्विन साइकिल है, नहीं ऐसा नहीं है। आ गया, रिडक्टिव टीसीए साइकिल भी होता है, रिडक्टिव टीसीए साइकिल भी होता है, वो भी क्या करता है, वो भी क्या करता है, कार्बन का फिक्सेशन करता है। सेकंड बस भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ATP इज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, RUBP के कार्बोक्सिलेशन के दौरान ATP का यूज नहीं होता है, बिल्कुल सही है, इसमें ATP का यूज नहीं होता, कार्बोक्सिलेशन में रिडक्शन में होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आंसर क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट में A एंड बी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें हाउ मेनी, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉमन टू बोथ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। क्या बोल रहा है, दोनों के लिए कॉमन होना चाहिए, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए और किसके लिए, तो रेस्पिरेशन के लिए कॉमन है। कौन सा सेंटेंस कॉमन है, देख लेते हैं इसके अंदर। बोथ प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ NADPH। देखिए पहली चीज जो NADPH है, NADPH है और एक NAD है, NADH है ना। जो NADH है, NADH है, ये इन्वॉल्व होता है कैटालाइटिक एक्टिविटी में। कौन सी एक्टिविटी है, कैटालाइटिक, और ये होता है एनाबॉलिक, मतलब सॉरी ये कैटाबॉलिक में, किसके अंदर, इसको ऐसा लिख लो तो ज्यादा करेक्ट हो जाए, किसके अंदर है ये, किसके अंदर, कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक के अंदर होगा, और ये एनाबॉलिक के अंदर, मतलब जहां पर एनाबॉलिज्म होगा वहां पर NADPH लगेगा, जहां पर कैटाबॉलिज्म होगा वहां पर क्या लगेगा, NADH। मतलब रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, जब भी रेस्पिरेशन फोटो रेस्पिरेशन की बात हो NADH है ना, फोटोसिंथेसिस की बात हो साइक्लिक नॉन साइक्लिक है ना, जेड स्कीम, उसके अंदर NADPH। तो अब क्या बोला, बोथ प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर्मेशन, दोनों में फॉर्मेशन नहीं होता है ना। एज हाइड्रोजन डोनर है तो दोनों में नहीं होगा, तो पहला स्टेटमेंट यहां पर क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है। सेकंड वन देख रहे हैं, बोथ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व ATP सिंथेसिस बाय डेवलपमेंट प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सही है, दोनों प्रोसेस में क्या होता है, ATP का सिंथेसिस होता है, और ATP सिंथेसिस के लिए ही प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सेकंड मतलब करेक्ट हो जाएगा, सेकंड क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बोथ द प्रोसेस ऑकर्स एट नाइट, ऐसा तो नहीं है यार। हाँ, हम अगर यदि रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन किसकी बात कर रहे हैं, रेस्पिरेशन, ये बच्चों बहुत कंफ्यूजन होता है। ऐसा हमेशा ऐसा रहता है कि प्लांट दिन के समय फोटोसिंथेसिस करते और रात के समय रेस्पिरेशन करते हैं, ऐसा नहीं है। प्लांट हो कोई भी हो, रेस्पिरेशन 24/7 होता है, 24 घंटे चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक रेस्पिरेशन होगा। लेकिन फोटोसिंथेसिस किसकी बात कर रहा हूं, फोटोसिंथेसिस, उसके उसमें लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है खुद ही, फोटो मतलब ये कब होगा, प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब लाइट होगी तभी फोटोसिंथेसिस होगा, अगर लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और रेस्पिरेशन क्या होगा, 24/7 मतलब 24 घंटे चलेगा। तो यहां पर बात करें बोथ प्रोसेस ऑकर एट नाइट, नो, गलत,
है ना, ये नहीं होगा। फिर नेक्स्ट बात कर रहे हैं, इन बोथ द प्रोसेसेस एटमॉस्फेरिक CO2 इज फिक्स्ड बाय यूजिंग एंजाइम। दोनों प्रोसेस में एटमॉस्फेयर की CO2 को फिक्स किया जाता है। ऐसा नहीं है केवल फोटोसिंथेसिस में CO2 को फिक्स किया जाता है, रेस्पिरेशन में नहीं किया जाता। रेस्पिरेशन में तो रिलीज किया जाता है। तो अब इसमें देख लो क्या सर्च करना है दोनों के लिए, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कॉमन है। तो कितने स्टेटमेंट कॉमन है, पहला भी गलत ये भी गलत, मतलब कॉमन नहीं है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा, एक ही आंसर आ जाएगा। फर्स्ट एक ही आंसर आ जाएगा क्या, बोथ द प्रोसेस इन्वॉल्व एटीपी सिंथेसिस बाय डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। चीजें क्लियर है, तो बी वाला इसमें कॉमन आ जाएगा, बाकी सब कॉमन नहीं है। आ गया, तो इसको डिफरेंस के फॉर्म में देख लो तो आपको इजीली इसका आंसर आ जाएगा। चीजें क्लियर। अगर हम ऐसे में कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन ढूंढते कि कौन सा कॉमन है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। हमने देख लिया किसमें है किसमें नहीं है, क्या हो रहा है, तो इसमें हमें आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब पिगमेंट अपीयर येलो ऑरेंज, देखो यहीं पर उन्होंने क्लू दे दिया, क्वेश्चन का क्लू यहीं पर आ गया। अब पिगमेंट अपीयर येलो ऑरेंज, ऐसा पिगमेंट जो हमें कैसे दिख रहा है, येलो ऑरेंज दिख रहा है। येलो ऑरेंज कौन दिखता है, कौन दिखता है बच्चों, येलो ऑरेंज की बात करें तो येलो ऑरेंज दिखता है कैरोटीन। कौन आता है, कैरोटीन। कैरोटीन जो है वो कैसा दिखता है, येलो ऑरेंज। मतलब ये कैरोटीन के बारे में बात कर रहा है इन द क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम के अंदर, जो क्रोमेटोग्राम के अंदर लीफ पिगमेंट को हम क्रोमेटोग्राम में देखते हैं, है ना, तो उसमें ये येलो ऑरेंज कौन दिखता है, कैरोटीन दिखता है। एंड फाउंड इन लीव्स ऑफ हायर प्लांट, हायर प्लांट में मिलता है। हेल्प, क्या हेल्प करता है, तो कैरोटीन के बारे में बोल रहा है। इट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, ये क्या बोल रहा है, लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, बिल्कुल सही है। ये करता है 450 टू 550 नैनोमीटर तक। कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, कौन सी करेगा, 450 टू 550 नैनोमीटर का। पहला सेंटेंस करेक्ट है। सेकंड वन क्या बोला, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट बाय लाइट, बिल्कुल सही है। क्या, जो फोटो सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम में एक रिएक्शन सेंटर होता है जिसमें क्लोरोफिल ए होता है, इसके साथ में एसेसरी पिगमेंट होते हैं। कौन से पिगमेंट होते हैं, एसेसरी पिगमेंट होते हैं, या जिनको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में ही कौन होता है, कैरोटीन होता है, क्लोरोफिल बी होता है। और ये कैरोटीन क्या करता है, क्लोरोफिल ए के ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन को रोकता है। कौन, कैरोटीन। कि कैसे रोकेगा, जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में चेंज कर देता है। जब वाटर टूटता है तो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है, उसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में चेंज कर देता। तो सेकंड वन इज करेक्ट। सेकंड वन क्या हो गया, करेक्ट। बाय एब्जॉर्बिंग वेवलेंथ बियॉन्ड विजिबल स्पेक्ट्रम विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फोटो। यार देखो एक ही बात है, फोटोसिंथेसिस तो विजिबल स्पेक्ट्रम में होता है। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए जो हायर प्लांट है उनको 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ रिक्वायर्ड है, और ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। और ये बोला विजिबल स्पेक्ट्रम के बियॉन्ड, विजिबल स्पेक्ट्रम के बियॉन्ड तो होगा ही नहीं। मतलब हम यहाँ पर बोले थर्ड जो सी वाला ऑप्शन है, ये क्या है, ये क्या है, सी वाला स्टेटमेंट है, रॉन्ग है। फर्स्ट और सेकंड क्या है, राइट है। तो आंसर क्या निकालेंगे, राइट में क्या आ जाएगा, आंसर डी आ जाएगा। कौन सा, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। चीजें क्लियर है, समझ में आ रही चीजें, यहाँ पर चीजें समझ में आ रही। यहीं से देखिए, अगर आपने इस येलो ऑरेंज को पॉइंट आउट कर लिया, इसको आपने देख लिया कि ये किसके बारे में बात कर रहा, तो आपको इजीली आंसर निकल जाएगा। चीजें क्लियर, तो इसका की पॉइंट आपको देखना है। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट। अब ये देखो ये क्या बोल रहा है, नॉट इनकरेक्ट। क्या बोल रहा है, which one of the following statement is not incorrect about electron transport in the Z scheme of light reaction। अब ये स्पीड में पढ़ोगे, स्पीड में पढ़ोगे तो यही समझ में आएगा, नॉट इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट मतलब इनकरेक्ट। ऐसा नहीं है, नॉट इनकरेक्ट की बात कर रहा है, मतलब कौन सा करेक्ट है। क्या बोल रहा है, नॉट इनकरेक्ट मतलब कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही नहीं है, मतलब सही है। चीजें क्लियर है ना। तो यहां पर देखना, यहीं पर बस इसी पॉइंट को, अगर इस पॉइंट को आपने पॉइंट आउट कर लिया तो इट मींस आप आंसर लगा देंगे।
है ना। अब इसमें फर्स्ट देख रहे हैं जेड स्कीम, तो आपको पता है जेड स्कीम में यहां पर क्या होता है, PS2 यहां से हायर स्टिमुलेशन में, यहां से गया, यहां से PS1 यहां गया और NAD यहां पर आ जाता है, NADP प्लस के पास यहां से ही आ जाता है ना जेड स्कीम में। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आर पिक्ड अप बाय अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड पासेस थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बिल्कुल सही है। PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पर फियोफाइटिन एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पर ETS होती है, ETS से इधर जाएगा, तो पहला सेंटेंस करेक्ट है, पहला करेक्ट है, ये जा रहा है ETS से। द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अपहिल इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन व्हेन मूव्ड इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब देखो यार, ये जो बात कर रहा है बच्चों, ये बात कर रहा है रेडॉक्स पोटेंशियल की। किसकी बात कर रहा है? रेडॉक्स पोटेंशियल की बात कर रहा है। आप देखो रेडॉक्स पोटेंशियल के बारे में बात करूं, ध्यान रखना, मैंने मेरे उसमें वीडियो लेक्चर में भी बताया, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, है ना। फिर भी हम यहां पर बात कर रहे हैं। अगर हम यहां पर बात करें तो यहां रेडॉक्स पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, यहां पर क्या है, पॉजिटिव है, यहां पर रेडॉक्स पोटेंशियल 0 है, यहां पर रेडॉक्स पोटेंशियल नेगेटिव है। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है? तो समझ में आ रहा है ना। तो देखो इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूं, इसको यहां से मॉडिफाई कर रहे हैं, यहां से गए तो ये एक्साइटेड स्टेज में चला गया है और यहां से फिर फियोफाइटिन है, फियोफाइटिन से ETS है और ETS से यहां आ गया। चीजें क्लियर? यहां से PS1 है, PS1 से PS1 हायर स्टिमुलेशन में गया है और यहां से ये आ गया, है ना। यहां पर पॉजिटिव रेडॉक्स पोटेंशियल है, यहां पर 0 है और यहां पर क्या है, ये नेगेटिव है। चीजें समझ में आ गई है? चीजें समझ में आ गई। यहां से हम ऊपर जा रहे हैं, तो यहां से जब आप ऊपर जाओगे तो रेडॉक्स पोटेंशियल क्या जा रहा है, रेडॉक्स पोटेंशियल यहां से ऊपर जा रहे हो तो रेडॉक्स पोटेंशियल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो रेडॉक्स पोटेंशियल यहां पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऊपर से नीचे जा रहे हो, अप हिल है, ये डाउन हिल है ना। यहां से यहां जा रहे हो, ये डाउन हिल है। डाउन हिल में क्या होता है, डाउन हिल में कम से नेगेटिव से पॉजिटिव बढ़ता है और फिर यहां से अपहिल। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अपहिल इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेटिव रिडक्शन व्हेन मूव इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो मूव करता है प्लस से माइनस की ओर। तो ये अपहिल हो गया, फिर ये डाउन हिल हो गया, फिर यहां से अपहिल हो गया और यहां से डाउन हिल हो गया। अपहिल डाउनहिल, अपहिल डाउनहिल। लेकिन ये केवल क्या बोल रहा है, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अपहिल इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेटिव व्हेन मूव इन द इलेक्ट्रॉन। नहीं, ऐसा नहीं है, अपहिल डाउनहिल दोनों होगा, है ना। तो यहां पर इसको हम क्या कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। फिर द इलेक्ट्रॉन फोटो एक्साइटेड इन PS1 passes to PS2 without being used up। नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन फोटो एक्साइटेड हुआ है इन PS1 में, पासेस टू PS2 नहीं, PS2 से PS1 में जाता है, PS1 से PS2 में नहीं जाता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है। NADP इज रिड्यूस टू NADPH में, किस में रिड्यूस हो गया है, NADPH में, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। सही है। NADP प्लस में, अगर NADP में अगर आप क्या करोगे, NADPH जोड़ दोगे, है ना। तो यहां पर बात करें NADP है ना, यहां पर क्या जोड़ दो, H प्लस जोड़ दो और क्या जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। तो ये भी सही है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, दो स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे। कौन से दो स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, D। आंसर क्या आ जाएगा, D। फर्स्ट वाला करेक्ट है और फर्स्ट वाला करेक्ट और फोर्थ वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला नहीं है। चीजें क्लियर है, क्योंकि ये केवल अपहिल की बोला ना, ऐसा नहीं है, अपहिल भी है, डाउन हिल भी है, अपहिल भी है, डाउन हिल, तीनों चीजें इसके अंदर। चीजें क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, असर्जन आए हैं। प्रोटॉन प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट इन द ल्यूमेन ऑफ थैलेक्वाइड। सही है। यहां पर देख लो, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थैलेक्वाइड है और ये थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है। इस थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में यहां पर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है ल्यूमेन में, और यहां पर वाटर टूटता है, H2O यहां पर टूटेगा तो H प्लस आयन निकलेंगे और ऑक्सीजन निकलेगी और यहां से ये होता है। तो ये सही बोले, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस इनर साइड ऑफ द, है ना, प्रोटॉन प्रोड्यूस बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहा है
एक्यूमुलेट इन द ल्यूमेन ऑफ थैलेक्वाइड, ये थैलेक्वाइड की ल्यूमेन है और इस थैलेक्वाइड की ल्यूमेन में क्या हो रहा है, ये सब एक्यूमुलेट हो रहे हैं। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड देख लो, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेक्वाइड, ये सही है, यहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के अंदर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। अब दोनों करेक्ट हो गए बच्चों, दोनों करेक्ट हो गए, मुश्किल यहीं पर है कि पहला ऑप्शन होगा या दूसरा ऑप्शन होगा। ये दो तो होंगे नहीं, पहला या दूसरे में से कोई सा भी हो सकते हैं। इसको अगेन पढ़ना है, अगेन लर्न पढ़ना, कैसे, एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में। प्रोटॉन प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ थैलेक्वाइड ड्यू टू splitting of water takes place on inner side of the membrane of thylakoid। ये इनर साइड में ही टूट रहा है, इसीलिए यहां पर ये हो रहा है। आ गया, तो मतलब इसमें आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट क्यों आएगा, बोथ असर्जन रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्जन। असर्जन का करेक्ट क्या कर रहा है, ये एक्सप्लेनेशन कर रहा है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, फिर आया असर्जन। C4 pathway of CO2 fixation is found in many tropical plant। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो C4 पाथवे हैं वो ट्रॉपिकल प्लांट मतलब जो हाई टेम्परेचर पर रहते हैं, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। क्या बोल रहा हूँ, कितना टेम्परेचर है, 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस पर जो रहते हैं, है ना। तो C4 पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन इज फाउंड इन मेनी ट्रॉपिकल प्लांट, बहुत ट्रॉपिकल प्लांट में मिलता है, करेक्ट है। इन दिस पाथवे CO2 इज फिक्स्ड बाय C3 कंपाउंड, CO2 इज फिक्स्ड बाय C3 कंपाउंड, बिल्कुल सही है। कैसे, जो इसमें C4 पाथवे में, तो देखो C4 पाथवे में केल्विन साइकिल से पहले C4 साइकिल चलता है, और C4 साइकिल में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट आता है, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के पास 3 कार्बन होते हैं। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट CO2 को एक्सेप्ट करता है, CO2 को एक्सेप्ट करता है तो ऑक्सैलो एसिडिक एसिड बन जाता है। ऑक्सैलो एसिडिक एसिड के 4 कार्बन है, इसलिए इसको C4 पाथवे, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन का। तो ये बोल रहा है इन C3 पाथवे CO2 इज फिक्स्ड बाय 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड ने CO2 को एक्सेप्ट किया, फिक्स किया C के अंदर। तो दोनों फर्स्ट सेकंड दोनों करेक्ट है, दोनों इसके अंदर क्या आ गए हैं, करेक्ट आ गए। अब हम देख रहे हैं कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है ना। तो C4 pathway of CO2 fixation is found in many tropical plant due to CO2 is fixed by C3 compound। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत सारे ट्रॉपिकल प्लांट में होता है इसलिए में होता है क्योंकि C3 कंपाउंड से फिक्स होता है, ऐसा नहीं है। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी वाला। क्यों आ जाएगा बी, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, पर रीजन जो है वो ऐसा नहीं है। रीजन जो इसका जो रीजन है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है प्रॉपरली। चीजें क्लियर है। नेक्स्ट इसके अंदर देख रहे हैं, अगला सर्जन, करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर इज लिमिटिंग टू C4 प्लांट। किसके लिए लिमिटिंग है, C4 प्लांट के लिए लिमिटिंग है। देख लेते हैं, देखिए जो C4 प्लांट होते हैं इनको जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो लगभग 360 ppm 360 ppm चाहिए। C3 प्लांट को चाहिए 450 ppm। मतलब C3 प्लांट के लिए जो CO2 ऑप्टिमम CO2 चाहिए एटमॉस्फेयर के अंदर वो कितना चाहिए, 450 ppm। C4 प्लांट के लिए 360 ppm। एटमॉस्फेयर में कितना है, एटमॉस्फेयर में बात करें तो 300 to 400 ppm है। कितना एटमॉस्फेयर में बच्चों, 300 to 400 ppm है। देखो खुद ही बोल रहा है ना। अब यहां पर देखो इनके लिए कितनी चाहिए, 360, यहाँ कितनी है 300 to 400, बिटवीन 300 to 400। मतलब C4 प्लांट के लिए लिमिटिंग नहीं होगा, क्यों, इनको चाहिए तो 360 है, कितनी है 400 तक है, सही। तो लिमिटिंग किसके लिए होगा, C4 के लिए लिमिट होगा। C4 को इतनी चाहिए 450 ppm चाहिए, यहां पर मैक्सिमम कितनी है 400 ppm है। तो क्या बोल रहा है, करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर इज लिमिटिंग टू C4 प्लांट, नॉट इज लिमिटिंग टू C3 प्लांट। फर्स्ट इज असर्जन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहीं पर पकड़ में आ गया क्वेश्चन, है ना। C3 प्लांट मोर एफिशिएंट फिक्स CO2 देन C4 प्लांट, नहीं, क्योंकि C4 प्लांट C3 प्लांट से एडवांस वर्जन है। कौन, C4 प्लांट। और C4 प्लांट की जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है
C4 प्लांट की फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी डबल होती है, इनकी डबल होती है, किससे? C3 प्लांट से। मतलब C3 प्लांट, जो C4 प्लांट इज मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट। दूसरे वाला भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? C3 प्लांट मोर एफिशिएंट फिक्स CO2 देन C4 प्लांट, ये भी रॉन्ग है। अब इसमें आंसर देख लो, कहीं पर दिया है क्या? करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 इज एटमॉस्फेयर इज लिमिटिंग टू C4 प्लांट, है ना? तो इसमें ऑप्शन कहीं पर भी नहीं है, दोनों ही रॉन्ग है, दोनों ही रॉन्ग है। मतलब हम यहाँ पर अगर बात करें, बोथ फॉल्स, डी आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। बोथ एसर्जन एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों फॉल्स है। आ गया, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं केम पाथवे। देखिए केम पाथवे आपकी एनसीईआरटी से हट गया है ना? एनसीईआरटी में केम पाथवे नहीं है, इसलिए हम इसको रिमूव कर रहे हैं, यहाँ से हटा रहे हैं। हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर ऑकर ऑन इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकोइड। देख लेते हैं हम, यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बात कर रहे हैं, थैलेकोइड है, थैलेकोइड की मेम्ब्रेन है ना? और यहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है ल्यूमेन के अंदर, यहाँ पर इस ल्यूमेन में ये कॉम्प्लेक्स है, और यहीं पर वाटर टूटता है, H2O का ब्रेकडाउन होता है लाइट की प्रेजेंस में, है ना? और ऑक्सीजन निकलती है। तो ये क्या बोल रहा है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर ऑकर ऑन इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकोइड, थैलेकोइड की मेम्ब्रेन में इनर साइड में हो रहा है। फर्स्ट वन इज करेक्ट। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विथ PS2, करेक्ट। यहां पर PS2 चलता है with PS2 which is physically located on the inner side of the thylakoid membrane, thylakoid inner side पर located होता है। क्या बोल रहा हूँ? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विथ PS2, ना PS2 से एसोसिएटेड है, बिल्कुल सही है। विच इज फिजिकली लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द थैलेकोइड मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला सेंटेंस तो हमारा करेक्ट है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इनर साइड में फिजिकली यहाँ पर लोकेटेड है। दूसरा सेंटेंस भी हमारा करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड दोनों हमारे करेक्ट है। अब देखो ये एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो फिर हम एज ए क्वेश्चन फॉर्म पढ़ रहे हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर ऑकर्स ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकोइड, थैलेकोइड के मेम्ब्रेन में इनर साइड ड्यू टू वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विथ PS2 विच इज फिजिकली लोकेटेड ऑन इनर साइड, इनर साइड पर लोकेटेड है, इसीलिए ये यहाँ पर रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट वाला, असर्जन रीजन बोथ आर करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। चीजें क्लियर है। नेक्स्ट हम इसमें बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बात करें फिर असर्जन है। प्लांट यूटिलाइजिंग द फर्स्ट RUBP इन CO2 फिक्सेशन आर कॉल्ड C3 प्लांट। क्या बोल रहा हूँ? फर्स्ट RUBP को कर रहे हैं, है ना? प्लांट यूटिलाइजिंग द फर्स्ट RUBP इन CO2 फिक्सेशन आर कॉल्ड C3 प्लांट। सही है, क्यों? क्योंकि RUBP है, RUBP से फिक्स होगा, यहाँ पर एंजाइम कौन सा लगेगा? रुबिस्को लगेगा, और इससे क्या आ जाएगा? 3PGA बनेगा। फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट है 3PGA, 3 कार्बन का है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? C3 प्लांट। सही है। प्लांट यूटिलाइजिंग द फर्स्ट PP इन CO2 फिक्सेशन आर कॉल्ड C2 प्लांट। देख लो, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से CO2 फिक्स होगी, तो यहाँ पर ऑक्जेलो एसिडिक एसिड बनेगा, और ऑक्जेलो एसिडिक एसिड के पास 4 कार्बन होते हैं, तो ये C4 पाथवे है। C4 पाथवे है बच्चों। कौन सा पाथवे? C4 पाथवे। यहाँ पर आपको फंसा रहा है, वो क्या बोल रहा है? C2 पाथवे बोल रहा है। जल्दी में रहोगे तो सही करके निकल जाओगे। तो ये क्या है? C2 पाथवे नहीं है। कौन सा पाथवे बच्चों? ये C4 पाथवे है। मतलब क्या होगा? मतलब ये है कि रीजन कैसा है? रॉन्ग है। पहले वाला ऑप्शन करेक्ट है, असर्जन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्जन ट्रू है, रीजन क्या है? फॉल्स। चीजें क्लियर है? चीजें क्लियर है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, है ना, असर्जन की बात कर रहे हैं। केल्विन साइकिल इज रिफर्ड एज C3 पाथवे। केल्विन साइकिल को C3 पाथवे बोलते हैं, करेक्ट है। जो केल्विन साइकिल है, इस केल्विन साइकिल को हम क्या बोलते हैं? C3 पाथवे भी बोलते हैं, करेक्ट है, क्योंकि इसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का होता है, इसलिए बोल देते हैं
इन Kelvin cycle the first product of CO2 fixation is C3 acid 3 PGA। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही, एक्सप्लेनेशन भी सही है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ये आंसर इज करेक्ट है ना। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, एक बार आप इसकी ट्रिक सीख जाएंगे, एक बार सीख जाएंगे तो आप फटाफट क्विक करते जाएंगे। चीजें क्लियर है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सिंथेसाइज NADPH, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सिंथेसाइज NADPH। हमें पता है NADPH जेड स्कीम में होता है, नॉन साइक्लिक में होता है। साइक्लिक में तो ओनली ATP सिंथेसिस होता है। साइक्लिक में क्या होता है? साइक्लिक में ओनली ATP सिंथेसिस होता है, NADPH सिंथेसिस नहीं होता है। जेड स्कीम में होता है। किसके अंदर होता है? जेड स्कीम में होता है। तो साइक्लिक का बोला तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट हो गया पहला। NADPH synthesized in cyclic photophosphorylation is not associated with ATP formation, जो ATP formation से associated नहीं है। जबकि हम ये बोल रहे हैं कि भाई NADPH synthesized cyclic photo, जब synthesize ही नहीं हो रहा तो सही तो आएगा ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग हो जाएगा इसके मतलब बोथ कैसे हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे। ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या रिक्वायर्ड होती है? ऑक्सीजन। देखो फॉस्फोराइलेशन, क्या बोल रहा हूं? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मींस होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। किसका फॉर्मेशन? एटीपी फॉर्मेशन है। और फॉस्फोराइलेशन 3 टाइप का होता है। एक होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या है? फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक कौन सा होता? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और एक कौन सा होता? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। चीजें क्लियर है? कौन कौन सा है? 3 टाइप का फॉस्फोराइलेशन है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल, और कौन सा है? ऑक्सीडेटिव। फोटोसिंथेसिस में होता है, जेड स्कीम है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक। एक कौन सा हो गया? नॉन साइक्लिक है ना, नॉन साइक्लिक। और एक कौन सा है? साइक्लिक है। ये फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है। क्या? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ग्लाइकोलिसिस में होता है, क्रेब्स साइकिल में होता है, जहां डायरेक्ट एटीपी बने। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल। और किसके अंदर है? क्रेब्स साइकिल है। क्रेब्स साइकिल इसके अंदर होता है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां पर होता है? ETS में। कहां पर होता है? ETS के अंदर। जो ETS चलता है, और ETS किसके अंदर चलता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन के अंदर चलता है और इसी में ऑक्सीजन लगती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? ETS। और ये किसके अंदर होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, थैलेकॉइड में, है ना। तो यहां पर देख लेते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, ETS में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, जिससे वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो पहला करेक्ट है। सेकंड के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता बच्चों, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं होता है। ये किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? सेकंड वाला रीजन जो है वो गलत है, एसर्जन करेक्ट है। तो एसर्जन ट्रू बट रीजन फॉल्स। एसर्जन ट्रू है, रीजंस क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डार्क रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। जो डार्क रिएक्शन है वो कैसी है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। अब देख लेते हैं कैसा है। ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना थैलेकॉइड है। यहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? लाइट रिएक्शन होती है। और ये लाइट रिएक्शन किस पर डिपेंडेंट है? लाइट पर। उसके स्ट्रोमा में क्या होती है? डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन लाइट पर डिपेंडेंट नहीं होती है। डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। मतलब किस पर? NADPH2 पर और ATP पर, इन पर डिपेंडेंट होती है। मतलब ये लाइट से इंडिपेंडेंट है, तो सही है। डार्क रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट से कैसी है? इंडिपेंडेंट है, करेक्ट है। सेकंड, डार्क रिएक्शन डजंट रिक्वायर प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन द लाइट रिएक्शन। नहीं, डार्क रिएक्शन रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो मतलब यहां पर ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। मतलब आप आंसर क्या लगा दोगे? थर्ड, एसर्जन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स।
नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट एन एसेसरी पिगमेंट हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट। देख लेते हैं कैसे करते हैं। जो थैलेक्वाइड, जो फोटो सिस्टम आपने देखा होगा, फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल होता है और इसके साइड में क्या मिलते हैं, एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल। क्या मिल रहे हैं, एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, तो इसके साइड में एसेसरी पिगमेंट्स मॉलिक्यूल है। अब लाइट आया तो लाइट को ये भी एब्जॉर्ब करते हैं, कौन, रिएक्शन सेंटर भी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल भी एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, और लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए के पास, और क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन स्टिमुलेट होता है और आगे हायर लेवल में जाता है। मतलब जो एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल है फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, यही बोल रहा है एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट, मेक मोर एफिशिएंट उसको बनाते हैं। फिर क्या बोल रहा है, एसेसरी पिगमेंट हेल्प टू एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। बिल्कुल सही है, करेक्ट है, लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ को क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों, देखो ये क्लोरोफिल है जो रिएक्शन सेंटर है, ये जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा उसको तो करेगा ही, लेकिन ये जो एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल है ये दूसरी वेवलेंथ की लाइट को भी एब्जॉर्ब करेंगे। दोनों करेक्ट है, असर्जन करेक्ट, रीजन इज करेक्ट। अब इसमें देख लेते हैं उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। Accessory pigment molecule help to make photosynthesis more efficient due to absorb different wavelength of light। लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब सही है। दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये करेक्ट हो जाएगा, सर्जन रीजन सब क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लगभग हमने 20 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स हमने इसमें फोटोसिंथेसिस के किए हैं, है ना। सर्जन रीजन भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी है, सब मैंने इसके अंदर करा दिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चीजें क्लियर है ना, तो इसको आपको करना है और इसके बाद में कमेंट्स बॉक्स में आपको मुझे कमेंट्स करना। थैंक यू सो मच।